अब तक हमने पढ़ा पर्यावरण के अंतर्गत भूमंडलीय ताप वृद्धि, दूसरा हमने पढ़ा जैव विविधता। जैव विविधता के अंतर्गत अब हम पढ़ने जा रहे हैं जैव विविधता। जैव विविधता किसे कहते हैं? इस हमारी पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जाति, जीवों की जाति एवं प्रजाति पाई जाती हैं। केवल जीवों की ही जाति व प्रजाति नहीं पाई जाती हैं, पौधों की भी अलग अलग प्रकार की प्रजाति पाई जाती हैं। जीवों की और उस प्रजातियों में विविधता को ही जैव विविधता कहते हैं। मानव जाति के अस्तित्व के आधार पर जैव विविधता का होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। अगर हम बात करते हैं जैव विविधता के अंतर्गत, बायोडायवर्सिटी के अंतर्गत, तो हम ये देखते हैं, हम ये जानते हैं कि जैसे जीवों की अलग अलग नस्लें हैं, जैसे गाय की अलग अलग नस्लें हैं और बकरी की अलग अलग नस्लें हैं। ये नस्लें अपने अपने रूप में अपना अपना एक स्थान रखती हैं। वर्तमान में जैव विविधता को स्वयं अपने नाम से ही स्पष्ट किया गया है और जैव का मतलब जीव से है। विविधता और भूमंडल, जलमंडल और वायुमंडल में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की जीवों को हम जैव विविधता के रूप में जानते हैं। महत्वपूर्ण जीवों का संरक्षण अति आवश्यक है और विविध जीवों का उनके पारिस्थितिकी तंत्र में संरक्षण भी महत्वपूर्ण है। जैव विविधता एवं उसके संरक्षण में मानव जाति के लिए अति महत्वपूर्ण है और इसके साथ ही भोजन है, दवाइयों आदि पर निर्भर रहना पड़ता है और सूक्ष्म जीवों का अस्तित्व भी हमारे लिए, संपूर्ण जीव जगत के लिए अति महत्वपूर्ण होता है। जैव विविधता के संरक्षण की आवश्यकता। हमें जैव विविधता के संरक्षण की आवश्यकता क्यों हुई? जैव विविधता में मानवीय जाति के अस्तित्व के लिए आधारभूत है। जैव विविधता के ह्रास से मानव जाति के समक्ष खाद्य पूर्ति के संकट की समस्या सामने आई है। इस जैव विविधता के आधार पर ही मानव अनेक जंगल प्रजातियों, पादप प्रजातियों और जैव प्रजातियों में मूल्यवान पोषक तत्व की प्राप्ति करता है। नॉर्मन मायर्स नामक वैज्ञानिक के अनुसार विश्व में लगभग 80,000 जंगली पादप प्रजातियां मानव के लिए उपयोगी हैं। दुर्भाग्यवश मानव द्वारा 20वीं शताब्दी में जिस गति से वनों का सफाया किया गया है, अति पशु चरणता का कार्य किया जा रहा है, प्राकृतिक भूमि को कृषि भूमि में बदला जा रहा है, मानव अधिकारों से वनों के क्षेत्र को स्थापित किया जा रहा है, मानव के इस भविष्य को खाद्य संसाधनों से धीरे धीरे नष्ट कर रहे हैं। इस तरह से जैव विविधता में विभिन्न प्रकार के खतरे आ रहे हैं। जैव विविधता के खतरे का अगर हम पहचाने तो मुख्य रूप में शिकार करना, प्रजातियों का ऐसे पौधे उगाना जो कि मानव के लिए इतने लाभप्रद नहीं हो, ऐसे पौधे उगाना जिनका जो समय सीमा है बहुत सीमित होना, तो ये भी एक जैव विविधता के अंतर्गत आती हैं जो कि संरक्षण के लिए आवश्यक है। जैव विविधता के संरक्षण का जो महत्व है उसके अंतर्गत मुख्यतः खाद्य कृषि, पशु के लिए आवास की आवश्यकता, इस तरह से विभिन्न प्रकार की चीजें जैव विविधता के संरक्षण के लिए देखी जाती हैं। जैव विविधता में अगर प्रत्यक्ष महत्व देखें तो वह पारिस्थितिकी महत्व। पारिस्थितिकी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष दोनों रूप में कार्य करती है। पारिस्थितिकी जिसे बोलते हैं इकोलॉजी। इकोलॉजी एक आवासीय अध्ययन है। इस आवासीय अध्ययन में हम देखते हैं कि कौन सा जीव और कौन सी प्रजाति किस तरह से कैसे वातावरण में रहती है और उनका इस प्रकृति में विचरण करना ही पारिस्थितिकी महत्व को बताता है। जितना भी पारिस्थितिकी तंत्र है वो एक क्रमबद्ध तरीके से चलता है, जिसके अंतर्गत खाद्य श्रृंखला अपने रूप में कार्य करती है, खाद्य जाल अपने रूप में कार्य करता है, पिरामिड अपने रूप में कार्य करते हैं। इस तरह से पारिस्थितिकी तंत्र को और पारिस्थितिकी महत्व को जैव विविधता के महत्व के लिए आवश्यक माना गया है। फिर नीति परक महत्व। जीव जंतु की विविधता को मानव के लिए नीति परक महत्व भी माना गया है। पंचतंत्र में जंगल जैसे पंचतंत्र एक ऐसा कहानी का ग्रंथ है जिसके अंतर्गत आप देखते हैं कि उसमें जंगलों की महत्ता, जंगलों की उपयोगिता, जंगलों में जीवों की उपयुक्तता के बारे में बताया गया है। ये हमारी वैदिक कहानियां हैं, वैदिक रूप में जानी हुई कहानियां हैं, हमारे पूर्वजों द्वारा जानी गई बातें हैं कि जैव विविधता किस तरह से कार्य करती है। जैव विविधता के अंतर्गत वंशानुगत महत्व है। रोग को, कुछ प्रजातियों में किसी रोग को लड़ने की विशिष्ट क्षमता पाई जाती है, ताप परिस्थिति के अनुसार सहन करने की क्षमता पाई जाती है और इसी के साथ साथ कुछ अच्छे उत्पादन देने वाली प्रजातियों में सुधार किया जा सकता है। कहने का मतलब है कुछ ऐसी फसलें होती हैं, कुछ ऐसी
ऐसे पौधे होते हैं जो जड़ी बूटी के रूप में कार्य करते हैं। इस जड़ी बूटी के आधार पर हम देखते हैं, हम जानते हैं कि वंशानुगत महत्व भी इनका रहा है। वर्तमान में अलग अलग तरह की प्रजातियां जो कि जड़ी बूटी के रूप में आयुर्वेद के क्षेत्र में कार्य कर रही हैं, और जैव विविधता में जैसे आलू की किस्में, मुर्गी पालन, ये जैव विविधता के संरक्षण को महत्व देता है। मुर्गी पालन ये भी एक अलग तरह की चीजें हैं। मत्स्य पालन भी एक ऐसा ही है, जैव संरक्षण को, जैव विविधता के संरक्षण में सहायक है। और इसी के आधार पर सामाजिक महत्व, मानव को स्वभाव को मधुर बनाने के लिए मनोरंजन में शांति की आवश्यकता होती है। परेशानियों से हटकर वो मनोरंजन या एवरेस्ट पर बनाता है। सुंदर पक्षियों के कलरव को, उनके क्रियाकलापों को देखता है तो प्रसन्न महसूस करता है। यह भी जैव विविधता का ही एक महत्व है, जिसमें सामाजिक रूप में पशु पक्षी अपना एक अहम योगदान रखते हैं, एक मनोरंजन के रूप में अपना अहम योगदान रखते हैं। व्यक्ति जब स्ट्रेस में होता है तो वो चिड़ियाघर है, अजायब घर है, वहां जाकर के उन पशु पक्षियों को देखता है, उनके साथ अलग तरह की सोच रखता है। ये सारी चीजें भी सामाजिक महत्व के रूप में जैव विविधता अपना एक अलग ही रूप प्रस्तुत करती है, जिसमें कृषि पशुचारण है, आकेट है, मोनोपज एकत्रित पर निर्भर समुदायों ने जीव जंतुओं की विविधता का जीवन का आधार माना जाता था। आदिवासी क्षेत्र है, वो भी जैव विविधता को एक अलग रूप दे रहे हैं, जिसके अंतर्गत जीव जंतुओं को वो मार करके खाते हैं। तो ये इस तरह की कहीं समस्या है। एक तरफ तो ये मनोरंजन के रूप में सामाजिक महत्व है इसका, और दूसरा जो महत्व देखते हैं, दूसरा जो इसका एक पक्ष देखते हैं, एक तो इसका पॉजिटिव पक्ष है और इसका जो नेगेटिव पक्ष है, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि जीवों को मारा जा रहा है। फिर है सौंदर्यगत महत्व। आप देखते हैं कि आप अपनी प्रकृति को जितना सुंदर बनाएंगे, आप अपने घर को भी तभी सुंदर बना सकते हैं जब आप पौधों का रोपण करते हैं, घर के आगे गार्डनिंग करते हैं, घर के आगे पेड़ पौधे लगाते हैं, तभी आप अपने आप को, अपने घर को, अपने आप को सौंदर्य के रूप में अच्छा महसूस करते हैं। जिसके अंतर्गत हम आर्थिक महत्व के रूप में देखें, वनस्पतियां और जंतुओं की विभिन्न प्रजातियां जो कि एक आर्थिक रूप में भी व्यक्ति को लाभप्रद सिद्ध होती हैं। जैसे भेड़ है, भेड़ का अगर हम उदाहरण लें, भेड़ की खाल को निकालना, भेड़ के ऊन को निकाल करके विभिन्न प्रकार के आर्थिक महत्वों के रूप में बाजारों में इसका व्यवसाय किया जा रहा है। और पशुओं से जो दूध प्राप्त हो रहा है, उस दूध के माध्यम से भी विभिन्न प्रकार के व्यवसाय किए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत मिठाई के आधार पर अलग व्यवसाय हो रहा है, दूध की सप्लाई के आधार पर विभिन्न प्रकार का व्यवसाय हो रहा है, कोई अलग अलग प्रोडक्ट जो बनाए जा रहे हैं उनके आधार पर उसका अलग व्यवसाय हो रहा है। इसी तरह से हम देखते हैं तो जो अफीम है वो भी एक तरह से दवाइयों के रूप में इसका उपयोग किया जा रहा है। इसकी औषधियां बनाई जाती हैं और ऐसे औषधीय वनस्पति देश की आय को बढ़ाते हैं। तो आर्थिक स्तर पर जैव विविधता विभिन्न रूपों में कार्य करती है। इसी के साथ ही हम देखते हैं, अगर विवेकपूर्ण तरीके से हम इन वनस्पतियों का उपयोग करते हैं तो हम देखते हैं कि अन्य आय स्रोत भी बन सकते हैं। इसी के साथ ही खाद्य के लिए महत्वपूर्ण है। खाद्य के लिए जैव विविधता बहुत ज्यादा है, क्योंकि प्रसिद्ध पारिस्थितिकविद ने कहा है, नॉर्म मेयर्स ने कहा है, आकलन करके बताया कि मानव द्वारा लगभग 80,000 खाद्य जंगली पौधे प्रजातियों का उपभोग किया जाता है, क्योंकि व्यक्ति को खाने के लिए पेड़ पौधों के ऊपर ही निर्भर रहना पड़ता है। तो इस तरह से खाद्य पदार्थों के रूप में जो जैव प्रजातियां हैं, जो पेड़ पौधों की प्रजातियां हैं, वो मानव को खाद्य के रूप में आपूर्ति करती हैं। ये भी एक जैव विविधता के महत्व के अंतर्गत आता है। फिर औषधीय दवाइयों के लिए महत्वपूर्ण, जिसके बारे में हमने चर्चा की है। और भारत में एक वृहद विविधता और है जो कि जैव विविधता के अंतर्गत है, सांस्कृतिक विविधता। संस्कृति, हमारे कल्चर अलग अलग है, हर जगह के अनुसार खान पान अलग अलग है। फिर है वन्य संपदा में विविधता। वन्य संपदा है, कहीं वन्य बहुत ज्यादा मात्रा में है, कहीं वन्य बहुत कम मात्रा में, तो ये भी एक विविधता भारत के अंतर्गत देखी गई है। फिर भौगोलिक विविधता। भौगोलिक विविधता भी जैव विविधता के अंतर्गत ही है, क्योंकि कहीं गर्म क्षेत्र है, कहीं उष्ण क्षेत्र है, कहीं शीत क्षेत्र है। तो इस आधार पर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, उष्ण उपोष्ण क्षेत्र, तो इस तरह से हम देखते हैं कि भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर भी जैव विविधता भारत के अंतर्गत समाहित है। फिर है आवासीय विविधता।
आवास के आधार पर भी देखें तो अलग अलग विविधता है। जो ग्रामीण क्षेत्रीय आवास अलग है, शहरी क्षेत्रीय आवास अलग है, जंगलों में रहने वाले जीवों के आवास अलग हैं, पशु पक्षियों के आवास अलग हैं। तो आवासीय विविधता भी अलग अलग तरीके से देखी जाती है। खान पान की विविधता, जैव विविधता के अंतर्गत अगर खान पान की बात कहें, कहीं जहां शीतोष्ण क्षेत्र हैं वहां का खान पान बहुत छोटे दानों वाला होता है, जबकि जो उष्ण क्षेत्र है, ग्रीष्म जो गर्म प्रदेश है, वहां पर मोटा अनाज खाया जाता है और ज्यादा मसाले वाली सब्जियां खाई जाती हैं, ज्यादा मसाला खाया जाता है। तो खान पान में परिवर्तन भी ये देखा जाता है। जैसे कि भारत के अंदर अगर राजस्थान की बात करें, लहसुन एक ऐसा गर्म चीज है जिसकी चटनी बना करके व्यक्ति खाता है। प्याज है जो कि राजस्थान में एक तरह से प्याज की बनाओ खाना व्यक्ति का डाइजेस्ट नहीं होता क्योंकि वो गर्म क्षेत्र में रहता है। छाछ है, ये भी एक गर्म क्षेत्रीय क्षेत्र में खाई जाती है। बाजरा है, वो भी एक गर्म क्षेत्रीय क्षेत्र में खाया जाता है। अगर हम बात करें ठंडे क्षेत्र की, अगर उत्तर भारत की बात करें, वहां पर हरी सब्जियों का प्रचलन है, वहां पर फलों का प्रचलन है। वहां की जो अन्न है वो मोटा है, जिसमें ज्वार खाया जाता है और वहां गेहूं का सबसे ज्यादा उपभोग किया जाता है। इस तरह से खान पान के आधार पर जैव विविधता का महत्व बहुत अलग देखा जाता है। जैव विविधता की संवेदनशील, बहुत सारे ऐसे संवेदनशील क्षेत्र है जो जैव विविधता के अंतर्गत आते हैं। संवेदनशील क्षेत्रों के अंतर्गत हम देखें, ट्रॉपिकल, इंडिसन, कैरिबियन, अटलांटिक वन, ये भी एक संवेदनशील क्षेत्र है। मध्य चिली है, सकुलेंट कारू है, कॉकेशन है, वॉलिशिया है, इंडो बर्मा है। तो इस तरह से बायोडायवर्सिटी के अंतर्गत कुछ लगभग 25 जैव विविधीय संवेदनशील पाए जाते हैं। अगर इसमें संवेदनशील का मतलब है जिनमें जैव विविधता स्पष्ट रूप से मिलती है और इन स्थानों में मानव द्वारा ज्यादा से ज्यादा हानि हो रही है। संवेदनशील क्षेत्र का मतलब तात्पर्य यही है, वहां पर पर्यावरण के साथ विभिन्न प्रकार के हस्तक्षेप किए जा रहे हैं जो कि जैव विविधता के संरक्षण को पूर्णतः प्रभावित कर रहे हैं। जैव विविधता के खतरे, अगर हम जैव विविधता के खतरे के बारे में बात करें, बायोडायवर्सिटी के खतरे के बारे में बात करें, तो बहुत सारे खतरे हैं जिसके अंतर्गत हम देखते हैं अति दोहन। जैव विविधता के खतरे, जैव विविधता के अगर खतरों के बारे में देखें तो विभिन्न प्रकार के खतरे हैं, जिसमें है अति दोहन, अनावृष्टि, अतिवृष्टि, ये सारे की सारी चीजें जैव विविधता के खतरों के अंतर्गत आती हैं। जैव विविधता के खतरों में हम देखें, जो घास के अंदर जो टिड्डे हैं, छोटे जीव है, वहां निवास करते हैं, पक्षी उनको खाते हैं, उसके आधार पर जैव विविधता कार्य करती है। अगर पक्षियों को अगर आखेट के रूप में उनको मार दिया जाता है तो हम ये देखते हैं कि उचित मात्रा में वृक्ष और प्राणी का संतुलन बिगड़ जाता है। तो इस तरह का अतिदोहन देखा जाता है। जैसे गैंडे के सींगों से प्राप्त गैंडों का अंधाधुंध शिकार किया जा रहा है, हाथी दांत के आधार पर अतिदोहन हो रहा है, हाथियों को मारा जा रहा है, हाथी के दांतों को निकाल लिया जाता है, उससे विभिन्न प्रकार के आभूषण बनाए जाते हैं। हड्डियों के द्वारा हड्डियों को प्राप्त करने हेतु हथियारों से आखेट किए जाते हैं और स्वादिष्ट मांस हेतु जैसे गोडावन जैसे बहुमूल्य जो पक्षी हैं, हमारे जो राज्य पक्षी हैं, उनका भी शिकार किया जा रहा है। तो इस तरह से कुछ ऐसे उदाहरण जो है मानव जनित जो संकट है, अतिदोहन है, जो जैव विविधता के खतरे में सहायक है। दूसरा है वन्य जीवों का आखेट। मानव ने अपनी उदर पूर्ति के लिए आखेट करता है, जो कि शिकारी प्रवृत्ति। अगर आदिकाल की बात करें तो व्यक्ति, आदि मानव, वो अपना भरण पोषण जब करता था पेड़ पौधों के कंद मूलों से करता था और वो शिकार करता था खाने के लिए नहीं। खाने के मांस तो बहुत बाद में खाने लगा जब उसे वो चीजें स्वाद के रूप में आई। जो आदि मानव द्वारा जब शिकार किया जाता था वो अपने बचाव के लिए शिकार करता था। इस शिकार के अंतर्गत हम ये देखते थे कि मानव अपने बचाव के अंतर्गत उन शिकारों को, उन जीवों का शिकार तो करता था, साथ ही उसका धीरे धीरे वो मांस भक्षण भी करने लगा। तो उदर पूर्ति के आधार पर भी जो आदि मानव है वो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों रूपों में माना जाता था। राजा महाराजों के समय में भी राजा महाराजा अपने मनोरंजन के लिए आखेट का कार्य करते थे, शिकार किया करते थे। उस शिकार में जीवों को मार दिया जाता था और उन जीवों का विभिन्न प्रकार के समारोह में इसका भोजन के रूप में आयोजन किया जाता था।
उसके लिए जैसे घड़ियाल है, निरंतर घड़ियालों में कमी आती जा रही है। जल में रहने वाले जो घड़ियाल हैं, इनकी कमी का भी मुख्य कारण यही है कि ज्यादा से ज्यादा वन्य जीवों के आखेट किए जा रहे हैं। जैसे बारहसिंगा है और जो जिसके का शिकार सजावटी कार्यों में किया जा रहा है। और इसी के साथ ही हम देखते हैं मनोरंजन के लिए जो सजावटी जितने भी हम दवा हैं, मनोरंजन के लिए हम जैसे मनोरंजन के रूप में दवा वगैरह है, इन चीजों का भी हम उपयोग कर रहे हैं। कुछ सजावटी सामानों का उपयोग कर रहे हैं, कुछ हम कॉस्मेटिक जो यूज करते हैं उसमें भी मुख्य रूप से जीवों की ही चीजें उपयोग में ली जाती हैं। जैसे लिपस्टिक, लिपस्टिक की बात करें तो वो जो उसके अंदर लिपस्टिक का जो एक लेयर, जो लिपस्टिक आप लगाते हो, जो महिलाएं जो लिपस्टिक लगाती हैं उसके अंदर देखा जाता है वो मछली के द्वारा उसमें से कुछ ऐसा द्रव्य निकाला जाता है, उस लिपस्टिक के अंदर लिक्विड में डाला जाता है और उसका हम उपयोग करते हैं। और वो ही लिपस्टिक कई बार शरीर के अंदर भी चली जाती है, क्योंकि वो पूरे दिन आप लगा के रखते हो और धीरे धीरे वो आपके शरीर के अंदर चली जाती है और विभिन्न प्रकार के रोगों को भी का भी निर्माण कर देती है। तो इस तरह से वन्य जीवों का आखेट जो क्षेत्र है ये भी एक जैव विविधता के लिए खतरे हैं। और समय समय पर अगर हम देखें, अगर सरकार इसका प्रयास करे तो इसका छापा मारे। वर्तमान में भी प्रयास जारी है और जिसके अंदर हम देखते हैं कि इस जैव विविधता के खतरे से बचा जा सकता है। बढ़ती जनसंख्या, बढ़ती जनसंख्या ये भी एक सबसे बड़ा कारण है जैव विविधता के खतरे के लिए। जैव विविधता के खतरे के अंतर्गत सब जनसंख्या वृद्धि का कारण यह है कि जितनी जनसंख्या होगी उन जनसंख्या की आपूर्ति करना उतना ही आवश्यक होगा। व्यक्ति मारामारी के रूप में हर चीज को प्राप्त करना चाहता है, हर चीज को जानना चाहता है और ये भी देखता है कि मानव की भौगोलिक वितरण विश्व के विकासशील और विकसित देशों में काफी असमानता दर्शाता है। विकसित देशों में आवश्यकता की पूर्ति आराम से हो जाती है, परंतु विकासशील देशों में आज भी गरीबी के क्षेत्र में व्यक्ति उन चीजों को प्राप्त नहीं कर पाता है। साथ ही वन्य जीवों को अपने लिए आवास है, भोजन की आवश्यकता होती है। मानव अपने आवास है, कारखाने हैं, भोजन है, इनके लिए अति दोहन करता है। और अर्थशास्त्रों ने तो ये भविष्यवाणी कर दी है 21वीं शताब्दी में ये पृथ्वी कभी न कभी जन प्रलय मतलब व्यक्तियों के प्रलय के रूप में, संकट के रूप में सामने आएगी। तो ये भी एक जैव विविधता का सबसे बड़ा खतरा है। वर्तमान में विश्व के प्रति सेकंड 4 शिशुओं को जन्म देकर और प्रति 2 सेकंड में 3 व्यक्तियों की मृत्यु होना, यह भी एक जैव विविधता के खतरे के अंतर्गत है। जन्म दर वृद्धि और मृत्यु दर में कमी, ये एक बढ़ती जनसंख्या का प्रभाव है जो कि जैव विविधता के खतरे, जैव विविधता के असंतुलन को प्रभावित करता है। फिर है जीवों के आवास की समस्या। जीवों के आवास के अंतर्गत हम देखते हैं व्यक्ति को रहने के लिए आवास चाहिए, पर्यावरण प्रदूषण व असंतुलन के कारण नष्ट हो जाते हैं। पक्षियों के अनेक ऐसे आवास हैं, पशु पक्षियों की जो आवास है वो भी प्राकृतिक प्रकोप के कारण नष्ट हो जाते हैं, तो उनको पूरी तरह आवास नहीं मिल पाता है। जीवों को रहने के लिए स्थान नहीं है। जो जीव है, पशु पक्षी हैं, वो भी मानव के भय से अपने आप को सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं, तो जिसके कारण जातियां बहुत सारी लुप्त हो रही हैं। प्राकृतिक आपदाओं ने भी इन जीवों को संरक्षित नहीं कर दिया है। जब प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप है, बाढ़ है और अतिवृष्टि है, अनावृष्टि है, सूखा है, इन सभी समस्याओं के अंतर्गत जीवों को संरक्षित नहीं रख पाते हैं, जीवों की मृत्यु हो जाती है। उस मृत्यु के कारण बहुत सारी जो जैविक प्रजातियां हैं वो लुप्त होती जा रही हैं। इस जैविक प्रजातियों के संरक्षण के लिए आवश्यक है कि हम किस तरह से इन जीवों को बचा सके और इस जैविक खतरे को नष्ट कर सके। जैसे विलुप्त प्रजातियां हैं, संकटग्रस्त होना, दुर्लभ जंगलों का मिलना, ये सारे के सारे संकट इस जैव विविधता के खतरे के अंतर्गत आते हैं। भारत में संकटग्रस्त क्षेत्र की जो क्षेत्र सीमित है वो है, भारत में संकटग्रस्त क्षेत्र की बहुत सारी जातियां हैं जो विलुप्त होती जा रही हैं। चीफ इंटीग्रेटेड स्पेस ऑफ इंडिया, भारत में विभिन्न संकटग्रस्त जातियां जैसे इंडियन रेहिनो, जो भारतीय गैंडा है, जो कि एक भारतीय गैंडा को एक ऐसी उपाधि दी गई है कि जिसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि ये ब्रह्मपुत्र घाटी, नेपाल की तराई क्षेत्रों में ये पाई जाती है और इसके अंतर्गत ये दलदल युक्त जंगलों को नष्ट
नष्ट होना, इस जो जीव का जो नष्ट होना है, भारतीय गैंडे का जो नष्ट होना है, इसकी जो आयु हुआ करती थी जो 50 से 70 वर्ष होती थी, और जैसे जैसे इनकी संख्या कम होती जा रही है, इनकी आयु भी कम होती जा रही है। इसके कारण जो जैव विविधता की समस्या सामने आ रही है, जातियों की समस्या सामने आ रही है, इसका प्रमुख कारण है दलदल युक्त जंगलों का नष्ट होना। क्योंकि जो गैंडे हैं, ये भारतीय जो गैंडे हैं, वो दलदल युक्त क्षेत्रों में रहते हैं और वर्तमान में दलदल युक्त जंगलों का नष्ट होना देखा जा रहा है। फिर चरागाहों और चौपाओं में भैंसों का प्रवेश होने से भोजन की कमी होना। तो चरागाह जो क्षेत्र है, वहां पर भैंसें वगैरह चली जाती हैं, जिसके कारण गैंडों को पूरा उपयुक्त भोजन नहीं मिल पा रहा है। फिर सींग प्राप्त करने के लिए शिकार करना, गैंडे के जो सींग है उनको मानव शिकार के रूप में उसको प्राप्त करना चाहता है। तो ये भी एक तरह से विभिन्न संकटग्रस्त जातियां हैं। फिर है चीता या बाघ, टाइगर। टाइगर जो कि जिसकी जो लंबाई 1.8 से 2.5 मीटर की है और जिसकी पूंछ 90 सेंटीमीटर लंबी है, और ये ठंडे भागों में ये बाघ और चीते पाए जाते हैं। हिमालय पर्वत के आसपास के क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं, और इसके दुर्लभ होने का प्रमुख कारण है जंगलों को काटा जाना, वनों की कमी होना, चीते का नरभक्षी प्रवृत्ति के होने के कारण मार जाना, क्योंकि चीता है वो मानव को खा जाता है और इस कारण व्यक्तियों द्वारा इनको मार दिया जाता है। इसकी खाल में मांस का शिकार करके व्यवसाय करना, ये भी एक तरह से जो टाइगर है, जो चीता है, जो बाघ है, उसको नष्ट करने में, उसकी प्रजाति को नष्ट करने में सहायक है। फिर है एशियाटिक लॉयन। जो एशियाटिक लॉयन है, ये गुजरात के गिरी जंगलों में पाए जाते हैं और इसमें ये रात्रिचर होते हैं, स्थलीय जंतु हैं और धीरे धीरे झाड़ियों वाले में सदाबहारी क्षेत्रों में रहते हैं। ये हिरन है, भैंसे हैं, जेब्रा है, भेड़ बकरी है, सुअर आदि का शिकार करते हैं और समय समय पर, और सामान्यतः इसे बब्बर शेर के नाम से जाना जाता है, ऑस्ट्रिच लॉयन को। और इसके लिए इसकी जो लंबाई है 3.5 फुट होती है, इसका वजन होता है 50 पाउंड के आसपास होता है, और इसकी विलुप्त होने का प्रमुख कारण वही है अंधाधुंध शिकार होना, वनों का नष्ट होना, वनों के विकास के कारण उनकी शिकार की कमी होना। भारतीय हाथी। भारतीय हाथी मुख्य रूप में केरल में, तमिलनाडु, कर्नाटक क्षेत्रों में पाई जाती हैं और इसमें ये बांस तथा लंबी लंबी उष्ण शीतोष्ण जल क्षेत्रों के निकट पाए जाते हैं। जहां बांस होते हैं, उष्ण जो तथा समशीतोष्ण वनों के क्षेत्रों में ये हाथी पाए जाते हैं। ये लंबी सूंड वाले होते हैं, लगभग इनका वजन 5 टन के आसपास होता है और इसका दुर्लभ होने का प्रमुख कारण है वर्तमान में हाथियों के संरक्षण के लिए, उनके भोजन के लिए, उनके दांतों को, उनके भोजन का पूरी तरह नहीं मिल पाना, क्योंकि एक हाथी को खाने के लिए बहुत ज्यादा चाहिए और हर व्यक्ति इस हाथी का भरण पोषण नहीं कर सकता है। जंगलों से भी हाथियों को सब चीजें नहीं मिल पाती हैं, ये भी एक दुर्लभ होने का कारण है और वर्तमान में इस हाथियों की जो संख्या कम होती जा रही है और इसका शिकार भी किया जा रहा है। वनों को नष्ट करने में, वनवास के कारण भोजन कमी हो रही है, तो इस कारण भी जो हाथी हैं उनको, उनकी प्रजातियां नष्ट हो रही हैं। इंडियन क्रोकोडाइल, भारतीय मगर और दलदल या मगरमच्छ। इसमें देखा जाता है वैज्ञानिक नाम इसका क्रोकोडाइल पाल्यूस्ट्रियन है, जो कि पंजाब है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू है, कश्मीर है और रेगिस्तानी क्षेत्रों में ये पाया जाता है, जिसके अंतर्गत ये देखा जाता है इसकी शरीर की जो लंबाई है 4 से 6 मीटर वाली होती है और ये सरीसृप है। ये दुर्लभ होने का प्रमुख कारण है त्वचा तथा मांस प्राप्त करके अंधाधुंध इसका शिकार किया जा रहा है। इसकी त्वचा और मांस का बहुत ज्यादा के रूप में इसका उपयोग किया जा रहा है और ये नदियों और तालाबों में कमी होना इसका भी प्रमुख कारण है कि ये वर्तमान में दलदल, जो हमारे भारतीय मगरमच्छ हैं, जो दलदल हैं, वो नष्ट होते जा रहे हैं। फिर द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड गोडावण। अगर राजस्थान के क्षेत्र की बात करें तो राजस्थान का राज्य पक्षी है गोडावण। इस गोडावण की जातियां भी वर्तमान में शिकार के कारण नष्ट होती जा रही हैं और इनको राज्य पक्षी के रूप में जो दर्जा प्राप्त हो चुका है, क्योंकि इसे राजस्थान का शुतुरमुर्ग कहा जाता है गोडावण को, और जो कि जिसकी प्रजातियां नष्ट होती जा रही हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि विभिन्न प्रजातियों के लुप्त होने में मानवीय हस्तक्षेप ज्यादा रहे हैं, मानवीय व्यवसायिक क्षेत्र ज्यादा रहे हैं, ये सभी चीजें इसमें आती हैं। भारत में संकटग्रस्त प्रजातियां बहुत सारी हैं, जिसमें नीलगिरी लंगूर है, गोल्डन कैट है, छोटे सुअर हैं, चौसिंगा है, बारहसिंगा है, जगदली धला है, कछुआ है, पेंगोलिना है, उदबिलास है, बिलाव है,
इस तरह के बहुत सारे जीव हैं जो दिन प्रतिदिन इनकी प्रजातियां नष्ट होती जा रही हैं। जैव विविधता का संरक्षण, हम किस तरह से इनको प्रिजर्व कर सकें, प्रिजर्व कर सकते हैं। प्रिजर्व रखने का प्रमुख कारण यह है कि दो तरीके से इसका प्रिजर्वेशन हो सकता है। नंबर एक है इंसिस्ट कंजर्वेशन। इंसिस्ट कंजर्वेशन के अंतर्गत हम देखते हैं जो कृत्रिम आवासीय संरक्षण अगर जानवरों को दे दिया जाए तो वो संस्थित संरक्षण कहलाता है। और असंस्थित संरक्षण है जिन जातियों के लिए मूल आवास उपलब्ध करवाया जाए। जैसे अगर हम देखें संस्थित संरक्षण के अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान है, वन्य जीव उद्यान है, जैव मंडल आरक्षण है, प्राकृतिक आरक्षण है और संरक्षित क्षेत्र है। ये सारे के सारे क्षेत्र संस्थित आवासीय क्षेत्र कहलाते हैं। और असंस्थित संरक्षण है जिसके अंतर्गत प्राणी उद्यान की स्थापना करना, वनस्पति उद्योगों की स्थापना करना, जैव विज्ञानी उद्योगों की स्थापना करना और वन्य अनुसंधान संस्था की स्थापना करना। ये एक तरह से असंस्थानिक संरक्षण क्षेत्र है जिसमें जीवों को संरक्षित किया जा सकता है और जिसके आधार पर हम देखते हैं कि बहुत सारे जीवों को हम बचा सकते हैं। इस बचाने के आधार पर हम भारत के द्वारा, भारत ने वन एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए अलग अलग तरह की संस्थाएं निर्मित की हैं, जिसमें भारत वन सर्वेक्षण देहरादून, राष्ट्रीय प्राणी कल्याण संस्थान वल्लभगढ़ और खनन पर्यावरण केंद्र धनबाद, प्राकृतिक विज्ञान केंद्र बेंगलुरु, पारिस्थितिक विज्ञान केंद्र बेंगलुरु और पर्यावरण शिक्षा केंद्र चेन्नई। इस तरह से अलग अलग जो क्षेत्र हैं जो पर्यावरणीय संकट को कम करने के लिए कार्य कर रहे हैं। और इस संकट की जातियों के लिए विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट चलाए गए हैं। प्रोजेक्ट के अंतर्गत हम टाइगर प्रोजेक्ट को देखें जो कि 1985 में बना है। गिर सैन परियोजना जो 1972 में गिर सैन परियोजना बनी, जो प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में गिर वनों के लिए देखी गई है। और मगरजन परियोजना जो कि क्रोकोडाइल है इनके लिए बनी है। फिर आता है राइनोसोरस संरक्षण है, हिमचीता परियोजना है, हाथी परियोजना है, प्रोजेक्ट हंगुर है, हिमालय कस्तूरी परियोजना है और सो समुद्री परियोजना है। इस तरह से विभिन्न प्रकार की परियोजनाएं जीवों के लिए बनाई गई हैं, जंतुओं के लिए बनाई गई हैं, पक्षियों के लिए बनाई गई हैं और पर्यावरण के लिए बनाई गई हैं, जो कि पर्यावरण को संरक्षित रखने में, जैव विविधता के खतरे को कम करने में सहायक है, जो कि एक सरकारी प्रयास है। सरकारी के प्रयास के साथ साथ गैर सरकारी संस्थाएं भी इसकी ओर कार्य कर रही हैं। विश्व स्तर पर भी इसका प्रयास भरपूर किया जा रहा है। अब है अपनी बात है एनर्जी। एनर्जी ऊर्जा, ऊर्जा क्या कहते हैं हम? मानव के आधुनिक आर्थिक विकास के लिए अनिवार्य रूप में ऊर्जा आवश्यक है। आप सभी जानते हैं कि ऊर्जा व्यक्ति को किस तरह से प्राप्त होती है। ऊर्जा सूर्य के प्रकाश से व्यक्ति को प्राप्त नहीं होती है। जो भोजन कर रहा है व्यक्ति, जो जीव भोजन करता है उसके द्वारा व्यक्ति को ऊर्जा प्राप्त होती है। आप ये देखिए, जिस दिन हम उपवास रखते हैं, जिस दिन हम व्रत रखते हैं, जिस दिन हम कुछ भी नहीं खाते हैं, केवल पानी के ऊपर रहते हैं, उस समय हमें यह महसूस होता है कि हमें वीकनेस आ रही है, हमारा शारीरिक रूप में सक्रिय न होना, यह एक ऊर्जा का ही प्रभाव है। इसी तरह की ऊर्जा जो कि व्यक्ति के शरीर को एक कार्य करने के लिए प्रेरित करती है और उसको कार्य करने के लिए आगे बढ़ाती है। तो ऊर्जा के रूप में हम देखते हैं कि ऊर्जा, प्राकृतिक रूप में ऊर्जा दो प्रकार की होती है, जो ट्रेडिशनल एनर्जी सोर्सेज हैं और नॉन ट्रेडिशनल एनर्जी सोर्सेज हैं। इन दोनों सोर्सेज को, उन दोनों ऊर्जाओं को मानव द्वारा उपयोग किया जाता है। सबसे पहली बात आती है ट्रेडिशनल एनर्जी सोर्सेज की। ट्रेडिशनल एनर्जी जो परंपरागत रूप में जो ऊर्जा स्रोत है उनका हम उपभोग करते हैं, और नॉन ट्रेडिशनल है जो कि गैर परंपरागत रूप में इन ऊर्जा का संरक्षण किया जाता है। ट्रेडिशनल सोर्सेज में आप सबसे बड़ी जो देखते हैं पेट्रोलियम है, डीजल है, ये सारे के सारे ट्रेडिशनल सोर्सेज हैं। और नॉन ट्रेडिशनल सोर्सेज है जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि जो भूतापीय ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, वायु ऊर्जा है और बायोगैस है, बायोमास गैसेस हैं, ये सारे के सारे नॉन ट्रेडिशनल सोर्सेज हैं। इसी के आधार पर हम देखते हैं नवीनीकरण सोर्सेज और अनवीनीकरण सोर्सेज, जिनका हम निर्माण किया जा सकता है वो नवीनीकरण कहलाते हैं, और जिनका निर्माण नहीं किया जा सकता है, जो कृत्रिम रूप में उसका निर्माण नहीं किया जा सकता है, वो अनवीनीकरण सोर्सेज कहलाते हैं। जैसे वायु है, वायु को हम अनवीनीकरण सोर्सेज के अंतर्गत रखते हैं।